ईयरफोन से अलग अलग मर्दों की आवाजें गूंज रही थी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ उथल पुथल चल रही हो। तभी दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई, कोई गेम चल रहा है क्या? आरव चौंक गया। उसने फौरन ऑडियो म्यूट किया और नजरें दरवाजे की ओर घुमाई। वहां अन्ना खड़ी थी। उसकी मौजूदगी और उसका सवाल दोनों ही अचानक थे। आरव का लहजा बेरुखी भरा हो गया, लेकिन उसकी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। किसने कहा तुम अंदर आ सकती हो? अन्ना आराम से दरवाजे के फ्रेम पर टिक गई, हाथ सीने पर क्रॉस किए। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसके गीले बाल कंधों से चिपके हुए थे। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसा कुछ फर्क ही न पड़ा हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या मुझे तुम्हारे कमरे में आने से पहले किसी की परमिशन की जरूरत है? बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो अधिकार के साथ कमरे में आ गई। उसके कदम इतने ठहराव और आत्मविश्वास से भरे थे कि कोई उससे बहस करने की नहीं सोच सकता था। आरव की स्क्रीन पर अब भी ग्रे थी। वह रिस्पॉन्ड टाइमर चल रहा था। अन्ना की नजर स्क्रीन पर गई और उसने तुरंत हॉनर ऑफ किंग्स गेम पहचान लिया। एक 5-on-5 रणनीति वाला मशहूर मोबाइल गेम जो अब मिलिट्री ट्रेनिंग का भी हिस्सा बन चुका था। वे सिर्फ हाथ की तेजी या स्किल्स का नहीं, बल्कि टीम वर्क और पेशेंस का भी टेस्ट लेता था। जरा सी गलती पर टीम के लोग गुस्से में आकर अपनी ही टीम को नुकसान पहुंचा देते थे। यहाँ तक कि ग्रीन सिटी में एक कहावत बन गई थी, 3 सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें, रूममेट, एक्स बॉयफ्रेंड और ओनर ऑफ किंग के टीममेट्स। पोलार्सिक एकेडमी में भी ये गेम बहुत पॉपुलर था। यहाँ इंटर क्लास टूर्नामेंट तक होते थे। अन्ना ने स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर रोल्स देखे, एशियन, मैगोस्पोर्ट, वॉरियर, रेंजर और आरव। वो हमेशा की तरह एशियन का किरदार निभा रहा था। अपने पिछले जीवन में अन्ना भी ऐसे ही गेम्स में माहिर खिलाड़ी रह चुकी थी। जब उसने देखा आरव इतनी संलीनता के साथ गेम ले रहा तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। कुछ सेकंड के बाद आरव का कैरेक्टर स्क्रीन पर फिर से जिंदा हो गया, लेकिन जैसे ही गेम फिर से शुरू हुआ, आरव ने देखा अन्ना उसकी स्क्रीन को बड़ी गौर से देख रही है। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वह उसे इम्प्रेस करना चाहता। और फोकस के साथ आरव अपने कैरेक्टर को गेम के मैदान में ले गया। उसने एक के बाद एक दुश्मनों को मार गिराया। उसकी चालों में निपुणता थी। उसकी हर एक किल के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। लेकिन तभी एक झटका लगा। एक छिपा हुआ दुश्मन आस्तीन अचानक झाड़ियों से निकलकर बिजली की स्पीड से हमला कर बैठा। एक ही पल में आरव की स्क्रीन दोबारा ग्रीन हो गई। उसकी मौत हो चुकी थी। स्क्रीन को घूरते हुए कमरे में सन्नाटा फैल गया। चैट बॉक्स में टीममेट के गुस्से से भरे मैसेज आ रहे थे। तभी अन्ना की आवाज गूंजी, क्या मैं खेलूं? आरव ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा शौक और तिरस्कार के बीच था। तुम? उसके लहजे में साफ साफ अविश्वास था। तुम ये गेम खेलना चाहती हो? अन्ना ने बगैर झिझक उसे कंधे उचका दिए। तुम्हें देखकर लगा मुझे अब काफी समझ आ गया है। आरव ने हल्की हंसी में उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं माना। अजीब बात थी, पर वो खुद ही उसे कंट्रोल की जगह देने के लिए सरक गया। अन्ना बड़ी ही सहजता के साथ उसके पास बैठ गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एकदम भरोसा था। जैसे ही उसने स्क्रीन टच की, ग्रे रंग की स्क्रीन जैसे रंगों से भर गई। उसकी हरकतें इतनी फ्लुएंट थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रो प्लेयर गेम खेल रहा हो। हर टैप, हर स्वाइप परफेक्ट टाइमिंग के साथ। आरव बस उसे देखता ही रह गया। उसके भीतर शक की दीवार धीरे धीरे टूट रही थी। अन्ना ने तेजी से जंगल के इलाके में जाकर दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसकी फिंगर्स इतनी तेजी से स्क्रीन पर चल रही थी कि लगता था मोबाइल की स्पीड उसके आगे स्लो है। तभी आरव की नज़र स्क्रीन पर पड़ी। सावधान, उसने चेताया। एक दुश्मन आस्तीन झाड़ियों में छिपा हुआ था, लेकिन अन्ना डरी नहीं। कुछ सोच समझ कर की गई चालों उसके दुश्मन को आसानी से हरा दिया। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हो गया अन्ना को उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में अन्ना ने डबल डिजिट में किल्स कर लिए।
शुरुआत में टीममेट्स ने उसके कैरेक्टर की आलोचना की, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ा उसकी तारीफों की बौछार बढ़ानी शुरू हो गई। फाइनल टीम आउट फाइट में अन्ना ने अपने आस्तीन के पीछे से हमले के लिए भेजा। आरव को ये कदम रिस्की लगा। उसके हिसाब से अब अन्ना का कैरेक्टर हारने वाला, लेकिन तभी पेंटाकिल स्क्रीन पर एक अलर्ट चमका। अन्ना ने अकेले 5 दुश्मनों को मार गिराया था। आरव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मैचों में जो प्लेयर्स होते थे वे सब टॉप लेवल के होते थे। कोई नया ऐसे कैसे खेल सकता था, लेकिन अन्ना ने तो सबको हैरान ही कर दिया था। इतना बड़ा अचीवमेंट, लेकिन अन्ना की शक्ल पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था। वो न ही मुस्कुराई न ही सेलिब्रेट की, बस खड़ी हुई और बोली, मैं जीत गई। आरव ने तेजी से स्टेट चेक किए। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। यार, इसके चैप्टर इसलिए। अचानक आरव की रीढ़ में एक सिरन दौड़ गई। नुकसान का असर इतना था जितना सामने की पूरी टीम के सामूहिक प्रयास से भी नहीं हो पाता। क्या तुमने पहले कभी खेला है? आरव ने पूछा। नहीं, ये मेरा पहला है, अन्ना ने जवाब दिया। हालांकि ये उसका पहला मैच था, फिर भी उसे ये बाकी खिलाड़ियों की तुलना में काफ़ी आसान लगा। बस एक राउंड देखकर ही वो गेम को समझ चुकी थी। असल में वह इसे बस टाइम पास और हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ खेल रही थी। उसे बोरियत होने लगी, इसलिए उसने एकदम से कह दिया, मैं जा रही हूँ। आरव की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह सीधे कमरे से निकल गई। उसी पल आरव के मोबाइल पर एक के बाद एक वॉइस मैसेजेस मिलने लगे। आरव, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते? वाह, वो लोग तो 5 के 5 हमें हराने की डींगे मार रहे थे, अब देखो उनकी क्या हालत हो गई। आरव के माथे पर बल पड़ गए और अपना फोन बंद कर दिया। स्क्रीन पर चल रहा गेम प्रोजेक्शन भी गायब हो गया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। चेहरे पर कई इमोशन एक साथ चल रहे थे। इधर अन्ना अपने कमरे में लौट चुकी थी। तभी उसे लुकास के कई ईमेल मिले। इतनी जल्दी? उसकी हल्की मुस्कान दी और खुद काम किया। जैसे ही उसने ईमेल खोला उसकी आंखों में चमक आ गई। उस ईमेल में एक सेल्फ डिस्ट्रैक्शन सिस्टम जुड़ा था, जिसमें मेल पढ़ने के बाद अपने आप डिलीट हो जाना था। अन्ना ने चुपचाप लुकास के इतने ठोट-फुट इंतजाम की तारीफ की। उस मेल में आर्यन से जुड़ी जानकारी थी। वो जल्दी से पढ़ने लगी। आर्यन की पहचान देखकर वो ज़्यादा हैरान नहीं हुई। हैरानी बस इस बात की थी कि 20 साल की छोटी उम्र में वह इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। आर्यन स्काई ग्रुप का वारिस था और रायगढ़ शहर में सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का पोता। 15 साल की उम्र में उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर वह 3 साल तक गायब रहा। 18 की उम्र में अचानक वापस आया। वह स्काई ग्रुप का सीईओ बन गया। स्काई ग्रुप न सिर्फ सबसे अमीर ग्रुप था, बल्कि उसने पूरे शहर की इकोनॉमी पर अपनी पकड़ जमा रखी थी। उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी सेरा से जुड़ी थी और हाई तेज डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती थी। आर्यन अब शहर की ताकत का केंद्र बन चुका था। अमीरी और सेना था, दोनों उसके पास थे। इतना ही नहीं, उसके काम करने के तरीके भी काफ़ी शार्प थे। उसकी रणनीति पुराने बिजनेस से भी काफ़ी ज़्यादा चालाक निकली। निर्दयी फैसले जैसे तरीके अपनाकर उसने सेना, राजनीति और व्यापार 3 क्षेत्रों में अपना खौफ और सम्मान बना लिया था। आर्यन के पास सिर्फ अपने परिवार का सपोर्ट नहीं था, बल्कि उसके एलियंस हर देश में फैले हुए थे। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। सारी जानकारी पढ़ने के बाद अन्ना ने नीचे लगे कन्फर्मेशन पर टैप किया। एक पल में वह ईमेल पूरी तरह गायब हो गया। उसने अपना फ़ोन उठाया, तुरंत लुकास के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिए, साथ ही एक छोटा सा मैसेज भेजा, थैंक यू। अन्ना का ये बेझिझक रवैया उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का परिणाम थे। बचपन से उसके दादाजी हर महीने उसके अकाउंट में पैसे भेजते थे, लेकिन उसने उन्हें शायद ही कभी खर्च किया हो। समय के साथ वो पैसा जमा होता गया। अब उसके पास इतनी रकम थी कि वो ज़िंदगी भर बेफिक्र होकर जी सकती थी। पैसा है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, जब तक उसे इस्तेमाल किया जाए। अन्ना जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब भी आसान नहीं है। वह अपने दादाजी की सबसे बड़ी पोती और उनकी सारी
संपत्ति की एकमात्र वारिस थी। यही बात उसके परिवार के कुछ सदस्यों को चुभती थी। इतना ही नहीं, कुछ तो उसकी मौत की दुआ करने लगे थे। यार्डली मैंसन की सीक्रेट जायदाद के साथ रहना उसके लिए और दुश्मन खड़े कर रहा था। सिर्फ राघव का परिवार ही नहीं, कई और लोग भी यार्डली संपत्ति को हड़पना चाहते थे, पर यह सब शुरुआत से उसका हक था और वह अब किसी को अन्ना का हक नहीं लेने दे सकती थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। दीवार पर लटकी घड़ी की ओर उसने नजर डाली। सेकंड की सुई टिक टिक करके कमरे में गूंज रही थी। वो जिंदा थी, लेकिन वो सिया नहीं, अन्ना थी। लेकिन उससे भी ज्यादा वो खुश थी। मैं इस दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ूंगी, उसने धीरे से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मानो किसी सिपाही ने कोई शपथ ली हो। अगले दिन अन्ना रोज की तरह स्कूल जाने को तैयार हुई। जैसे ही वो मैंसन से बाहर निकली, उसने देखा कि आरव की कार बाहर खड़ी है, जैसे वह जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा हो। पर जैसे ही अन्ना बाहर निकली, आरव चुपचाप कार में बैठ गया। उसने 2 बार हॉर्न बजाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी थी। मेरा इंतजार मत करना, मैं दौड़कर आ जाऊंगी, अन्ना ने कहा, उसके पीठ पर लदे स्कूल बैग को और कसते हुए। अन्ना कभी भी एक्सरसाइज करने का मौका नहीं छोड़ती थी। आरव ने बोझ चढ़ाई। घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। मुझे पता है, अन्ना ने सिर हिलाया। 10 किलोमीटर की दूरी उसके लिए ज़्यादा नहीं थी। क्लास शुरू होने से पहले दौड़कर पहुंचने का टाइम बिल्कुल सही था। अन्ना की जिद देखकर आरव ने हार मान ली और कहा, ठीक है, जो करना हो वो करो। उसने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे उम्मीद थी कि अन्ना जल्द ही थक कर उसे फ़ोन करेगी और वह उसे वापस ले आएगा। उसे ये समझ नहीं आया कि कोई एक बढ़िया कार छोड़कर दौड़ना क्यों पसंद करेगा। अन्ना ने अपने पैर स्ट्रेच किए और एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर की तरह है दौड़ने की पोजीशन ली। फिर वो पोलारिस एकेडमी की तरफ दौड़ने लगी। जब वह मैंसन के एरिया के गेट से गुजरी तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसे सहानुभूति नजर से सिर हिलाया। भरोसा नहीं होता कि मिस अन्ना अभी साल में है, पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है, बेचारी मिस अन्ना। आरव गाड़ी चलाते हुए रिव्यू मिरर से देख रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि अन्ना परफेक्ट फॉर्म में दौड़ रही थी। वो अब और इंतजार नहीं कर पाया और उसने गाड़ी रोक दी। दूर से अन्ना ने देखा कि आरव की कार रोड के किनारे खड़ी थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्या गाड़ी खराब होगी? उसकी बात सुनकर आरव के चेहरे पर निराशा आ गई। उफ, मैंने कार रोकी ही क्यों? उसने अब बिना कुछ कहे फिर से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी लेकर अन्ना के पास से निकल गया। अन्ना चौंकी। लग रहा था वो गुस्से में थी। असल में आरव सिर्फ नाराज नहीं था, उसका मूड बहुत ही खराब था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा भी क्यों कि वो उसका इंतजार करेगा। अपनी वॉच पर टाइम देकर अन्ना ने दौड़ की स्पीड बढ़ा दी और पोलारिस एकेडमी की ओर चल पड़ी। रायगढ़ के एक कमांड सेंटर में आर्यन एक शख्स के सामने बैठा था, जो गहरे नीले रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने खिड़की के पास खड़ा था। वो जवान दिख रहा था, शायद 25 से ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके कंधे पर जो रैंक लगी थी वो एक जनरल की थी। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी और उसे और ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बना रही थी। आर्यन ने कॉफ़ी कप उठाया और एक घूंट लिया और फिर गिलास टेबल पर रख दिया। मैंने नहीं सोचा था कि रायगढ़ एकेडमी के सबसे यंग जनरल से मेरी पहली मीटिंग ऐसे होगी, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो थोड़ा पीछे झुक गया और अपना हाथ आपस में जोड़ लिए, बिल्कुल किसी पावरफुल लीडर की तरह। मिस्टर सिंह, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर वो शक्ति थी जो एक सच्चे सोल्जर में होती थी। वो एकदम सीधा बैठा था, जैसे कोई ट्रेनिंग में बैठा हो। आर्यन के सामने वह ज़्यादा डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस लग रहा था। हालांकि अनिकेत की नज़रों में आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं था। मेरे डैड और ग्रैंडफादर ने कल मुझसे बात की, आर्यन ने कहा। उन्होंने आपके प्रपोजल की बहुत तारीफ की जो आपने संसद के पास करवाया। डैड ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में आपका पूरा साथ दूं, और दादाजी ने भी आपकी तारीफ की। अनिकेत की आंखों में इमोशन की हल्की चमक दिखी। थैंक यू सो मच, उसने मजबूत और सम्मान भरे स्वर में कहा।
कोई बात नहीं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपको पता होगा कि वर्ल्ड के बेस्ट सोल्जर ब्लू स्टार मिलिट्री अकादमी से ही निकलते हैं, लेकिन हमारी कंट्री रायगढ़ से हर साल सिर्फ 0.3% स्टूडेंट ही वहाँ एडमिशन ले पाते हैं। इसके 2 कारण हैं, उन्होंने समझाया। पहला, अकेडमी के फाउंडर दूसरे देश से हैं, जिससे जातीय भेदभाव की एक हिस्ट्री है। दूसरा, हमारी इतनी बड़ी पॉल्यूशन के बावजूद टैलेंट की कमी है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम बाकी देशों से बहुत पीछे रह जाएंगे। टैलेंट ही हमारे फ्यूचर का रास्ता तय करेगा। इसके अलावा हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट में एक ऐसी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की कमी है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। आप कह रहे हैं कि हमें ऐसे टैलेंट लोगों की एक यूनिक टीम बनानी चाहिए और उन्हें ब्लू स्टार अकादमी भेजना चाहिए ताकि वे ट्रेनिंग के बाद स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के लिए काम करें, अनिकेत ने पूछा। बिल्कुल सही, आर्यन ने जवाब दिया। वहीं पर हमें अपने फ्यूचर दुश्मन की स्ट्रेंथ और स्टाइल का अंदाजा मिलेगा। कोई शक नहीं, मेरे डैड और ग्रैंड डैड आपको इतना मानते हैं। आप सच में एक अच्छी रणनीति बनाने में सक्षम हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइए। सिंह फैमिली ने जब से स्काइट ग्रुप बनाया था तब से वो डिफेंस सेक्टर को लेटेस्ट वेपन और टेक्नोलॉजी दे रहे थे। इस बार भी जो स्पेशल टीम बनेगी उसके लिए सारा सामान स्काइट ग्रुप से ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल नई और एडवांस हों और इसके लिए मुझे एक ड्रैगन टीम बनानी होगी जो नए प्रोजेक्ट पर काम करे। अनिकेत ने बिना हिचकिचाए हुए अपनी बात रखी।